हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज़ सुनील कुमार यादव और जैसा कि फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमने कल नेशनलिज्म ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 1 किए। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखा जा रहा है। तो पार्ट 2 में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल टॉपिक 1 और टॉपिक 2 दोनों डिस्कस करे थे और बहुत ही ईमानदारी पूर्वक से किए थे। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ आज टेलीग्राम पर पूरा जो कल वाला और आज वाला वो दोनों पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो हम लोगों ने द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जाने थे और मेकिंग द नेशनलिज्म कि एक जो देश था वो किस तरीके से नेशनलिज्म के फीलिंग को डेवलप किया और ए रेवोल्यूशन कैसे आया, सीक्रेट सोसाइटी क्या होता है, गसीपी मजीनी कौन था, फ्रेडरिक सोरियो कौन था। तो वो सब सारा चीज़ हम लोगों ने कल वाले वीडियो में पढ़ा है। ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं है, तो वो आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है भाई। अब ये टॉपिक 3 और टॉपिक 4 जो है वो आज कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी ही और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 में आज बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि क्या नेशन स्टेट जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मतलब इटली कैसे यूनिफाई हुआ, आज़ाद कैसे मिला, उसको आज़ादी कैसे मिला, जर्मनी कैसे अलग अलग मतलब एक तरीके से यूनिफाई हुआ, और ब्रिटेन का क्या हाल था। तो ये यूरोप का पार्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो चैप्टर हम लोग नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और वो हमारा देश का होगा कि मतलब इंडिया में क्या नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये टॉपिक 4 होगा हमारा, विजुअलाइजिंग द नेशन, कि नेशन को किस तरीके से देखा जा रहा था वहाँ के लोगों के द्वारा, नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है। ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, प्यार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। तो टॉपिक आज का पहला क्या है कि नेशन स्टेट क्या है, और जर्मनी के बारे में, इटली के बारे में और ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए 1848 द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वेर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स, कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो कंजर्वेटिव्स के द्वारा प्रमोट किया जाने लगा था और एक तरीके से पॉलिटिकल जो डोमिनेंस था वो लोग करने लगे। मतलब एक तरीके से पॉलिटिकली वो लोग जो कंजर्वेटिव्स थे, जो अपने देश को बचा के चलना चाह रहे थे, उन्होंने एक तरीके से पकड़ बना ली थी यूरोप में। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी केम अबाउट थ्रू दिस प्रोसेस, और इसी प्रोसेस के थ्रू, जो कंजर्वेटिज्म के थ्रू, जो इटली था और जो जर्मनी था उसने आज़ादी पाया, ठीक है। तो किस तरीके से आज़ादी पाया, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कि जर्मनी यूनिफाइड कैसे हुआ। तो ये 5 साल 6 साल का जो मेहनत है इन लोगों का, 1866 से 1871 तक, यहाँ पर ये प्रोसेस में ये लोग लड़े और ये लोग कहीं ना कहीं अपने देश को यूनिफाई करके ले चले, ठीक है। तो 1848 में जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे ट्राई टू यूनाइट अ डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट। मतलब जो डिफरेंट कॉन्फेडरेशन थे, मतलब जो राजा के हाथ में था, जो मोनार्की के हाथ में था, उसको बहुत सारे जो मिडिल जर्मन थे उन्होंने एक तरीके से सारे नेशन को, मतलब सारे, मतलब जो जो भी मोनार्की स्टेट थे उनको कहीं ना कहीं आज़ादी कराने में लगे रहे और एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर लाने का बात किया गया कि भाई इलेक्शन हो, वहाँ पर जैसे भी हो इलेक्शन हो, ताकि डेमोक्रेटिकली वो सब सारे काम हो सकें। इन पुरुषिया द नेशन बिल्डिंग एक्ट वेयर पास्ट, पुरुषिया में क्या होगा, नेशन बिल्डिंग पास हुआ, कि नेशन, हमारे देश का जो बिल्डिंग एक्ट होगा वो किस तरीके से हमारा बिल्ड होगा। और कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री वेर सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स, और जो सपोर्ट कर रहे थे मोनार्की को और मिलिट्री को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंकर्स। जंकर्स आर दोज हु कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री वेर सपोर्टेड, एंड किसके द्वारा, जंकर्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था, क्लियर। तो वो सब सारा चीज़ जो था कि वो सब सारा कैसे बिल्डिंग बने, वो सब सारी चीज़ें तो वो जंकर्स के द्वारा पूरा सपोर्ट किया जाता। पुरुषिया टूक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, और जो मूवमेंट जो ये सब चलाया जा रहा था, द मूवमेंट सारे जर्मनी में चलाया जा रहा था, उसका सारा जो डोर भार था वो किसके हाथ में था, पुरुषिया के हाथ में था, ठीक है, पुरुषिया के हाथ में। ऑटोमन बिस्मार्क वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट थे वो कौन थे, पुरुषिया के ऑटोमन बिस्मार्क, एंड वॉज आर्किटेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो कि जर्मनी को यूनाइट करने में, जर्मनी को एक आज़ाद करने में बहुत बड़ा हाथ था इनका। तो ऑटोमन बिस्मार्क का नाम नहीं भूलना है, ठीक है। तो पुरुषिया इमर्ज विक्टोरियस, और इसी फाइटिंग में बहुत सारे वॉर्स लड़े, 3 वॉर्स इन्होंने लड़ा, मतलब पुरुषिया ऑटोमन बिस्मार्क के मतलब लीडरशिप में। और ओवर द 7 ईयर्स, 7 साल तक लड़ाई चला, और 3 वॉर, मतलब 3 वॉर अपने देश में अलग अलग जगह पर लड़ा गया।
कंबाइंड अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस मतलब जो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, ये तीनों के फोर्सेस मतलब अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस, जो कि तीनों फोर्सेस थे उसके कॉम्बिनेशन में ये अकेला जो था पुरुषिया का जो फोर्सेस था वो लड़ा एंड प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आज कंप्लीटेड, और आखिरकार 1871 में जो जर्मनी था वो यूनिफाई हो गया, एक फ्री देश बन गया। ठीक है, तो आई होप सो ये जर्मनी वाला यूनिफिकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखो आएगा तो 3-4 नंबर में आएगा, तो आप लोग इतना लिख दोगे तो बहुत मस्त, बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑटोमन बिस्मार्क का नाम नहीं बोलना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कि ऑन 18th जनवरी 1871 न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय द जर्मन एम्पायर केसर विलियम वन। तो जब जर्मन एम्पायर बन गया तो उसका जो हेड बनाया गया 1871 में 18 जनवरी को, तो उसका केसर विलियम वन, जो कि एक हॉल ऑफ मिरर, जहां पर एक तरीके से जहां पर इन द प्लेस ऑफ वर्सिलीज के हॉल ऑफ मिरर में एक तरीके से पार्लियामेंट था वो, जहां पर सारे डिस्कशन डिबेट, जहां पर सिग्नेचर वगैरह साइन वगैरह होता है। अभी आगे भी पढ़ेंगे हम लोग वर्सिलीज के बारे में। तो द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी स्टैब्लिश्ड प्रूशियन डोमिनेंस इन द यूरोप, और जब ये यूनिफाई कर दिया जर्मनी को, पुरुषिया ने साथ दिया जर्मनी का, और जर्मनी आज़ाद हो गया, तो जो पुरुषिया का था, जो पुरुषियन का था, उसका जो डोमिनेंस था वो बढ़ गया। एंड अ न्यू जर्मन एम्पायर फोकस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, मतलब कोर्ट कचहरी बनाना, मतलब कानून को चुस्त दुरुस्त करना, बैंकिंग सिस्टम को लाना, करेंसी को इम्प्लीमेंट करना, ये सब सारा जो नया जर्मन एम्पायर था वो करना शुरुआत कर दिया 18 जनवरी 1871 के बाद। तो आई होप सो ये कंप्लीट होगा। अब नेशन स्टेट के बारे में क्या बोला गया, नेशन स्टेट वो है जहां पर सेपरेट एक एंटिटी हो और सेपरेट पहचान मिले एक देश को। ठीक है, प्रूशिया अ फॉर्मर किंगडम था नॉर्थ सेंट्रल यूरोप का, जो प्रेजेंट डे में नदर्न जर्मनी में है। ठीक है, प्रेजेंट डे नदर्न जर्मनी, जो जर्मनी का नॉर्थ वाला पार्ट है ना, उसमें वो क्या है कि प्रूशिया है। एंड द नॉर्दर्न पोलैंड, और पोलैंड के नॉर्थ में। ठीक है, इसके भी। एंड जंकर्स क्या थे, लार्ज लैंड ऑनर्स इन द प्रूशिया, जो जंकर्स उनको बोला जाता था, जो लैंड ऑनर्स, जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स थे ना पूरे कहाँ पर, प्रूशिया में, उनको जंकर बोला जाता था, जिन्होंने सपोर्ट करा था एक तरीके से प्रूशिया को। जो लैंड ऑनर्स बड़े बड़े मतलब जो जमींदार थे उनको जंकर्स बोला जाता था। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क जैसा कि मैंने बताया कि वो एक बहुत बड़ा हाथ था एक जर्मनी को यूनिफाइड करने में, तो वो एक चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, प्रूशिया के। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। जो केसर विलियम वन थे वो क्या, ही वॉज द किंग ऑफ प्रूशिया फ्रॉम 2 जनवरी 1861 एंड अ जर्मन एम्पायर, ये मतलब प्रूशिया के भी हेड बने, प्रूशिया को संभालने का काम किया गया इनके द्वारा, ये जब वो ऑटोमन बिस्मार्क के बाद। ठीक है, केसर विलियम वन, और साथ ही साथ जर्मन का भी इन्होंने 18 जनवरी के बाद अंटिल हिज डेथ, जब तक उसको 1888 तक उनका डेथ नहीं हुआ था, तब तक इन्होंने ही प्रूशिया और जर्मनी दोनों को साथ में संभाला था। ठीक है, तो आई होप सो ये पूरा कंप्लीट होगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा भाई। ठीक है, अब आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ, उसके बाद हम लोग ब्रिटेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। अगर इटली के बारे में बात किया जाए तो 7 स्टेट्स में अलग अलग डिवाइडेड थे पहले वो, मतलब सब अपना अपना देश बनाना चाह रहा था, मतलब एक तरीके से खंड करना चाह रहा था। तो ओनली सर्दिनिया पीडामाउंट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसले हाउस, जो एक सर्दिनिया वहाँ का स्टेट था पीडामाउंट, जो कि रूल किया जा रहा था एक इटालियन प्रिंस के द्वारा, मतलब जो कि एक इटली का राजा था, उसके द्वारा सिर्फ एक लौता एक ऐसा था जिसको मतलब सर्दिनिया पीडामाउंट को वो रूल कर रहा था। नॉर्थ इटली वॉज अंडर, जो नॉर्थ इटली था वो किसके अंदर था भाई, ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग के अंदर था। ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग मतलब जो ऑस्ट्रिया के जो राजा था उनके अंदर था। एंड द सेंटर पार्ट इज अंडर पोप, जो सेंटर पार्ट था, मतलब जो इटली का सेंटर पार्ट था, देखो जो सेंटर पार्ट था इटली का वो किसके द्वारा में, पोप उसको पूरा हैंडल करके चल रहा था। और जो साउथ है मतलब नॉर्थ जो था वो कहीं ना कहीं किसके हाथ में था, अभी पढ़े हम लोग, नॉर्थ था, नॉर्थ इटली ऑस्ट्रेलियन हैम्सबर्ग। ठीक है, जो सेंटर था वो पोप के द्वारा, और जो साउथ वाला है, और साउथ वाला जो पार्ट है वो बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन, और बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन जो था वो उसके द्वारा वो उसके हाथ में था। ठीक है, मतलब वो उसको कंट्रोल करके चल रहा था, मतलब एक तरीके से सर्दिनिया पीडामाउंट एक ऐसा जगह था जहां पर इटालियन प्रिंसेस राज कर रहा था। तो ड्यूरिंग 1830 गसिपी मजीनी फॉर्म द कोहेरेंट प्रोग्राम्स एंड यूनाइटेड अ इटालियन रिपब्लिक एंड फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी। जैसा कि मैंने कल भी बात करा था, क्या किया गया 1830 में गसिपी मजीनी के द्वारा जो 4 प्रिंट
विजुअलाइजिंग इन्होंने लाया था। तो इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी और जो कि बाद में यंग इटली सोसाइटी के नाम से जाना गया, ठीक है, उसको फॉर्म किया गया और एक तरीके से यूनिफाई किया, हम लोग किस तरीके से अपने देश को यूनिफाई करें और इन लोगों के जो नॉर्थ और साउथ और सेंटर को जो कब्जा करके रखा हुआ है, इन लोगों से कैसे छुटकारा पाया जाए। द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपब्रिंगिंग फ्रॉम 1831 टू 1848 प्रॉम्प्टेड अ किंग विक्टर इमैनुअल टू फ्रॉम अ सर्दिनिया विडमन टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट। और जो 1831 से 1848 तक जो घटा वहाँ घटना, तो वो क्या किया कि जो किंग जो था विक्टर इमैनुअल टू फ्रॉम अ सर्दिनिया पिडामाउंट, जो सर्दिनिया पिडामाउंट के जो किंग थे, उन्होंने सोचा कि भाई अब क्यों ना हम लोग इन लोगों से पावर छीना जाए, चाहे वो बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन हो, पोप हो, या फिर ऑस्ट्रेलियन हैम्सबर्ग, इन लोगों से पावर छीना जाए। तो जो चीफ मिनिस्टर थे सर्दिनिया पिडामाउंट के, वो काउंट केवर लेड द मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे काउंट केवर, उन्होंने लेड करा यूनिफिकेशन ऑफ इटली को। एंड ईयर 1859 और 1859 में सर्दिनिया पिडामाउंट विथ अलायंस विथ फ्रांस डिफीटेड, क्या विथ एन अलायंस विथ फ्रांस डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस, और एक तरीके से ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को वहाँ से हटाया गया, मतलब एक तरीके से ऑस्ट्रेलियन हैम्सबर्ग को हटाया गया। 1860 में फिर से सर्दिनिया पिडामाउंट फोर्सेस ने मार्च करा इनटू अ सदर्न, क्योंकि नॉर्थ का तो कांड हो चुका था, नॉर्थ इटली का। अब किस पर आएगा, अब साउथ में। तो स्पेन वाले को, मतलब स्पेनिश रूलर को भी हटाया गया, मतलब पूरे जोर और पूरा तंदुरुस्ती के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्थ भी एक तरीके से छुटकारा मिल गया और साउथ भी छुटकारा मिल गया, तो मतलब बचा एक, जो कि वो भी बाद में उसको कॉन्कर कर लिया गया था। और 1861 में जो विक्टर इमैनुअल था, ठीक है, वॉज डिक्लेयर एज अ किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली एंड रोम, मतलब इटली जो कि कैपिटल रोम है उसको यूनाइट किया गया, यूनिफाई किया गया 1861 में, ठीक है। तो ये 1831 से शुरू हुआ था इन लोगों का पूरा कारवां, और 1861 में लास्टली इटली को आज़ादी मिला एंड डिक्लेयर अ कैपिटल सिटी, और रोम को कैपिटल सिटी डिसाइड किया गया, जो कि जहाँ पर सारे चीज़ें अच्छे तरीके से हो रही थी। तो आई होप सो जर्मनी के बाद इटली भी कैसे यूनिफाई हुआ वो भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रिटेन में क्या चल रहा था भाई, क्योंकि ये भी यूरोप का पार्ट था, और ब्रिटेन वालों ने तो हमारे कंट्री पर क्या करा वो तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन हैज़ अ डिफरेंट हिस्ट्री हाउ इट कॉन्सोलिडेटेड एज ए नेशन स्टेट, कि ब्रिटेन का एक डिफरेंट हिस्ट्री है कि किस तरीके से वो नेशन स्टेट बना, मतलब किस तरीके से वो अपना देश को आज़ाद कर पाया। मतलब आज़ाद तो था ही, लेकिन वो बहुत तरीके से आज़ाद नहीं था। विदाउट अपराइजिंग एंड रिवॉल्यूशन, कि इन्होंने बिना कोई अपराइजिंग, बिना कोई रेवोल्यूशन किए हुए, द ब्रिटिश इजल्स वॉज इनहेबिटेड बाई एथनिक, जो इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और इरिश, जो स्कॉटलैंड है, जो इरिश जो बोलते थे आयरलैंड, और वेल्स और इंग्लिश, मतलब जो मेन इंग्लैंड वाले लोग थे। तो ये 4 लैंग्वेज बोले जाते थे कहाँ पर, ब्रिटेन में। तो ये भी एथनिक ग्रुप थे, मतलब एथनिक का मतलब होता है कि जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश नेशन ग्रू मोर इन द पावर, जो इंग्लिश का नेशन था वो ग्रू मोर इन द पावर एंड द वेल्थ, बहुत ज़्यादा पैसा और पावर और वेल्थ था इसके पास, and began to exert influence over the other nations of the island। मतलब एक तरीके से जो स्कॉटलैंड था, स्कॉटलैंड मतलब दोनों, स्कॉटलैंड था और एक आयरलैंड था, जो नीदरलैंड वगैरह, तो ये सब सारे पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो इंग्लिश का पावर था वो बढ़ने के बाद उन लोगों पर एक तरीके से पावर जमाने की कोशिश किया जाने लगा इंग्लिश के द्वारा। तो ब्रिटेन वॉज नॉट अ नेशन स्टेट प्रायर टू 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले वो नेशन स्टेट नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटी वॉज बेस्ड ऑन द एथनिसिटी, और जब उसका आइडेंटिटी था वहाँ की, भाई वहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं, और स्कॉटिश थे और इरिश था, ठीक है, स्कॉटिश और इरिश को साथ में था पहले, ठीक है। तो 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, मतलब एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम रखा गया एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जो कि फॉर्म किया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जिसने फॉर्म करा क्या, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब एक तरीके से किस तरीके से जितने भी ब्रिटेन है, मतलब यूनाइटेड किंगडम नाम रखा गया उसका, क्या नाम रखा गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी। लेकिन ब्रिटिश जो था वो अपनी आइडेंटिटी को बढ़ाने के लिए स्कॉटलैंड कल्चर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वॉज सप्रेस्ड, जो इंग्लिश था, मतलब जो इंग्लैंड का कल्चर बढ़ाने के लिए स्कॉटलैंड के कल्चर को और उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को उसको दबाने की कोशिश की गई। एंड द ब्रिटिश इम्पोज अ कंट्रोल ओवर आयरलैंड एज वेल, और जो आयरलैंड था, इरिश था जो आयरलैंड,
उस पर भी कंट्रोल किया। मतलब एक तरीके से स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर दोनों पर कंट्रोल करके चल रहा था कौन, ब्रिटेन, ठीक है। वो साइन होने के बाद भी, ठीक है, कौन सा साइन, मतलब 1707 में। तो इंग्लिश फेवर्ड द प्रोटेस्टेंट एंड हेल्प द एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक आयरलैंड। मतलब और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने फायदा उठाया कि भाई आयरलैंड में, मतलब जो आयरलैंड में वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर, मतलब उन्होंने एक तरीके से वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो प्रोटेस्ट को फेवर किया, और जो कैथोलिक आयरलैंड थे वहाँ पर जो कैथोलिक लोग थे उन पर ये पकड़ बना लिया और कैथोलिक को अपनी तरफ ले आए ब्रिटेन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, उसको भी तोड़ने का काम कर रहा था, मतलब आयरलैंड को भी तोड़ने का काम कर रहा था। इन 1801 आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू और आयरलैंड को जबरदस्ती 1801 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में शामिल किया गया आफ्टर फेल्ड द इरिश रिवोल्ट के फेल्ड होने के बाद। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन वेयर द इंग्लिश लैंग्वेज, और ब्रिटेन का नया सिंबल क्या हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, सब लोग, मतलब सारी चीज़ें। द इंग्लिश फ्लैग, यूनियन जैक जो उसका फ्लैग था उसका उसमें यूनियन जैक वगैरह था, तो वो सब लागू किया गया। एंड ब्रिटेन नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, और ये इसका नेशनल एंथम था। तो एक तरीके से जो ब्रिटेन जो था उसने अपना एस्टैब्लिशमेंट बढ़ा दिया बहुत अच्छे तरीके से, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एक तरीके से बन चुका था, ठीक है, क्लियर, ठीक है। आई सो ये सब कंप्लीट। अब लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म, और किस तरीके से फीमेल फिगर को पर्सोनिफाई किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो सारे यूरोपियंस थे वो, अभी हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई जर्मनी कैसे यूनाइट हुआ, हमने पढ़ा कि इटली कैसे यूनाइट हुआ, हमने देखा कि ब्रिटेन साथ में कैसे आया, वो अलग बात है कि कैसे कैसे लाया ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन उसका भी एक तरीका था, ठीक है। तो विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन, तो नेशन इज पर्सोनिफाइड इन अ फीमेल फॉर्म, नेशन को हमेशा से फीमेल फॉर्म में पर्सोनिफाइड किया गया, जैसे हम लोग भारत माता बोलते हैं ना वैसे, बाय द आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी में फीमेल एलोगोरी इस्तेमाल किया गया, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया गया ना वो फीमेल है उनमें, ठीक है, फीमेल को डिनोट किया गया, ठीक है। उसी तरीके से लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक इन्वेंट किया गया। एंड इन जर्मनी जर्मेनिया बिकम्स द एलोगोरी ऑफ द नेशन, और जर्मनी में जर्मेनिया जो है वो एलोगोरी बन गया, मतलब एक कुछ ना कुछ चाहिए जिसकी वजह से आपका देश का एक पहचान हो, एक देश को आपको डिनोट किया जाए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें। इन फ्रांस द आइडिया ऑफ पीपल नेशन क्या था, वॉज अ क्रिस्टेंडे मेरियाना थे, एंड सी वॉज, सारी जगह पर वुमेन को कैटेगराइज किया गया कि हेड बनाया गया, क्लियर। तो यहाँ पर सी वॉज कैरेक्टराइज बाय द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, जिनको फ्रांस में बोला गया। फ्रांस में कौन रिप्रेजेंट कर रहा था उसको, एलेगोरी को, मेरीना, ठीक है। उसमें लिबर्टी और रिपब्लिक के बारे में बात किया गया, ठीक है। आई होप सो। जो मेरियाना थी वो फेशियस एंड बंडल ऑफ रॉड के साथ विथ एन एक्स, मतलब जो कुल्हाड़ी वगैरह था, इन द मिडिल, एंड यूज टू सिंबलाइज द स्ट्रेंथ इन द यूनिटी, और एक तरीके से यूनिटी के बारे में बात किया गया कि किस तरीके से साथ में रहा जाए। तो सब जगह, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, सब लोगों ने एक अलग अलग अपने फीमेल फिगर को एलेगोरी बनाया, जिसके थ्रू उसको एक अलग पहचान दिया गया सारे कंट्री को। तो रेड फायरेशियन कैप सिग्निफाइड द फ्रीडम ऑफ स्लेव, रेड फायरेजियन कैप, जो रेड कैप जैसे वो मजदूर वगैरह लगाता है, उसमें क्या है कि उसमें ये बोला गया कि वह स्लेव जो हम लोग किसी के अंदर में थे उससे हम लोग फ्री हुए हैं, और उसको बाद में नाम दिया गया क्या, लिबर्टी कैप के नाम में, लिबर्टी कैप के नाम से, ठीक है। दिस सिंबलाइजेस आर यूज्ड इन पॉपुलर इमेजेस वगैरह में यूज होने लगा, न्यूज़पेपर वगैरह में डाला जाने लगा, और इसको तरीके टेलीविज़न वगैरह पर दिखाना जाने लगा। तो ये सब सारी वजह से क्या हो गया, रेडियोस वगैरह पे आने लगा। इसका मतलब क्या है, ये सब चीज़ एक तरीके से पर्सोनिफाइड किया गया फीलिंग को, और वहाँ फीलिंग जनरेट किया गया ताकि अपने देश को एक देख सकें कि भाई वो देश इसलिए फेमस है, ये देश इसलिए फेमस है, तो ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म है। अब नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म में भावना क्या है, दो तरीके से भावना आता है। दो द 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी, दो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में जो देखा जाए 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में क्या किया गया कि यूरोप वॉज मार्क्ड एज अ लॉट ऑफ क्योस, यूरोप में बहुत सारा क्योस हुआ, टर्मोइल मतलब बहुत दंगा फसाद सारा चीज़ हो रहा था। जब मतलब इटली हो गया, या फिर जर्मनी हो गया, या फ्रांस हो गया, या फिर ब्रिटेन हो गया, ये सब सारे देश जो बड़ा बड़ा थे, प्रूसिया हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी बीच में आ गया था, तो वो सब सारी चीज़ें। तो
तो जो मेरियाना वॉज डिस्प्लेड इन द प्लेस इन द फ्रांस एंड होल्ड अ प्लेस ऑफ ऑनर इन द टाउन हॉल। जो मेरियाना था, मेरियाना जो इनका एलोगोरी था, किसका एलोगोरी किसका था, जो देश को पहचान देता था, फीमेल फिगर फ्रांस का, उसको हॉल ऑफ द टाउन ऑफ द मिरर में लगाया गया। एंड नेशनलिस्ट ग्रुप इन द यूरोप बिकेम इंक्रीजिंगली इनकम्पेटेबल विद ईच अदर एंड बिकम कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स, और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी बहुत हो रहा था वहाँ पर भी। तो कहीं ना कहीं जो इंपेरियलिज्म का फीलिंग था वो भी धीरे धीरे आने लगा था। तो द मेजर यूरोपियन पावर नेमली रसिया जो था, जर्मनी था। अब बोलोगे सर यूरोप में रसिया कैसे चला गया, तो वो पहले यूरोप का पार्ट था, ठीक है। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी बिगेंस टेकिंग एडवांटेज, और ये जो थोड़ा बहुत बीच में आपस में लोगों में झड़प हो रहा था यूरोप के लोगों में, तो वो कहीं ना कहीं जो यूरोप में जो रशिया का पावर था, वो सब चीज़ एडवांटेज वो लोग लेने लगे, और कहीं ना कहीं एम फॉर इम्पेरियलिज्म, और एक तरीके से बाहर से बाहर ही उन लोगों को सप्रेस करने के बारे में सोचा गया। देखो ये चलता रहता है कोई भी कंट्री में, कभी कोई दूसरा प्रॉब्लम आएगा, कभी कोई दूसरा प्रॉब्लम आएगा। तो वो सब सारा जो मेजर यूरोपियन पावर थे वो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी थे, ठीक है। उन्होंने एडवांटेज वगैरह लेना शुरू किया नेशनलिज्म के खिलाफ, जो इंपेरियलिज्म का भावना था, ठीक है। द बल्कन रीजन्स कंसिस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक रोमानिया, बल्गेरिया, ये सब सारे क्या थे, जो बल्कन वाले रीजन थे, जो कि कहीं ना कहीं ये भी बहुत टेंशन वाला रीजन था, जहाँ पर यार ये मेरा रीजन है, ये मेरा रीजन है, ये मेरा रीजन है, इस चीज़ों पर बहुत लड़ाई हो रहा था, ठीक है। तो ये सब तो चलता ही रहा, अभी भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सब सिर्फ चलता रहता है, ठीक है। आई होप तो ये पूरा कंप्लीट होगा आप लोगों का नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट हो गया। अब राइज ऑफ नेशनल, या फिर बोला गया नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया हम लोग कल पढ़ेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया या क्या पढ़ेंगे वो मैं बता दूंगा अभी, वो रूटीन में देख के, ठीक है। 1 मिनट, रूटीन में हम लोग का है, रूटीन में हम लोगों का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, हाँ। तो हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कल पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, और इसी तरीके से मज़ेदार तरीके से आप लोग वॉच करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं कल।